हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन इन दिस 30 मिनट सीरीज। आज के इस 30 मिनट की सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अमीनो एसिड्स। हालांकि अमीनो एसिड्स को एट लेंथ डिस्कस करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और आपको उसके लिए फुल लेंथ क्लास ही करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे निमोनिक्स या मेथड्स जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं और कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं अमीनो एसिड्स के बारे में वो याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आखिर अमीनो एसिड किसे कहते हैं। सो अमीनो एसिड्स को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक बायोलॉजिकली, अगर आप उसको बायोलॉजिकली समझना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या है? प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट? You know, protein is one of the four biomolecules which exist in our body and body of every living being. हर एक लिविंग बीइंग के शरीर में चार की बायोमोलिक्यूल जो होते हैं उनमें प्रोटीन एक होता है, बाकी तीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। लेकिन ये डेफिनेशन या ये क्राइटेरिया काफी नहीं है अमीनो एसिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन का हिस्सा नहीं होते हैं। उन्हें आप कह सकते हो नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स। और अगर इस वे में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स की जो संख्या है, अमीनो एसिड्स का जो नंबर है, वो कहीं ज्यादा होता है अगर हम नॉन प्रोटियोजेनिक की बात करें। सो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इफ यू कंसिडर इन नेचर, इट इज क्लोज टू 900, 900 के आसपास अमीनो एसिड्स डिफाइन किए गए हैं। जबकि बायोलॉजिकल एंटिटीज में अगर हम देखें तो करीब करीब 35 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स नेचर में मिलते हैं। और इन 35 अमीनो एसिड्स में से भी कुल मिलाकर 22 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं। अगर इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, कोई और अमीनो एसिड प्रोटीन में मिलता है जिसके लिए कोई कोडॉन नहीं है लेकिन वो प्रोटीन में मौजूद है, तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाई होता है। तभी इसका नंबर जो है 35 के आसपास है। यानी कि प्रोटीन का एनालिसिस आप करेंगे तो हो सकता है कि 35 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड आपको मिल जाए। लेकिन 22 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं, इसलिए कई बार इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन इन जनरल अगर हम डिफाइन करें अमीनो एसिड्स को, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि अगर इस तरह से डिफाइन करेंगे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए एक बेटर डेफिनेशन इसकी है, वो केमिकल डेफिनेशन है। यानी कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें अमीनो एसिड्स को, तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक अमीनो ग्रुप, जिसे कि हम अमीनो नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में, और दूसरा कार्बोक्सी ग्रुप, राइट? इसको इन जनरल कई बार हम लोग एसिड भी बोल देते हैं, एसिड ग्रुप। एसिटिक एसिड में ये ग्रुप देखने को मिलता है, प्रोपिनोइक एसिड में देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनमें COOH ग्रुप देखने को मिलता है। सो अगर किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, कौन सी दोनों चीजें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, तो ये बनता है इस डेफिनेशन का बेसिस। आप ऐसे मॉलिक्यूल को अमीनो और एसिड दोनों वर्ड जोड़कर कह सकते हो अमीनो एसिड। अब ये जो बीच का एटम है जिससे ये दोनों चीजें जुड़ी हैं, क्योंकि कार्बन है तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसमें एक एटम एसेंशियली हाइड्रोजन ही होता है और दूसरा एटम कुछ भी हो सकता है। देर आर वेरिंग लेंथ्स ऑफ ऑर्गेनिक चेन्स which may be attached and that leads to diversity of amino acids। यानी कि ये तो जनरल फॉर्मूला है एक अमीनो एसिड्स का, जिसमें अमीनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा, एक तरफ हाइड्रोजन भी होगा।
लेकिन ये जो एक चौथा फंक्शनल ग्रुप है, चौथी वैलेंसी जो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहा जाता है साइड चेन। अब ये साइड चेन अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स में अलग अलग हो सकती है। एक बात और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझने की, वो ये कि ये जो बीच वाला कार्बन है जिससे ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, देख रहे हैं आप, जिस कार्बन से अमीनो जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से कार्बोक्सी जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से साइड चेन जुड़ी हुई है, उसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो एक क्लासिकल स्टाइल है नॉमेनक्लेचर की, उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बाद जो पहला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके बाद और कोई कार्बन होगा तो उसे बीटा कहेंगे, और कोई होगा तो गामा कहेंगे, और इस तरह से नंबरिंग की जाती है। तो क्योंकि ये अल्फा कार्बन है जिस पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस जनरल फॉर्मूले वाले अमीनो एसिड्स को हम अल्फा अमीनो एसिड्स नाम से जानते हैं। और नेचर में जो प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं। अगर अल्फा कार्बन की जगह यहाँ पर एक और कार्बन है और फिर अमीनो लगा हुआ है तो बीटा पर अमीनो लगा होगा, यानी कि वो बीटा अमीनो एसिड हो जाएंगे। जबकि दो कार्बन लगे होंगे उसके बाद अमीनो होगा तो वो गामा पर अमीनो लगा होगा, उसको गामा अमीनो एसिड बोलेंगे। ऐसे अमीनो एसिड भी मिलते हैं, जैसे गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो गामा अमीनो एसिड है, लेकिन वो प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता। तो प्रोटीन बनाने वाले सारे अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। बीच वाला जो एटम है इसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। एक छोटी सी बात समझ आ गई आपको, एक जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अमीनो एसिड इसका नाम क्यों है वो समझ आ गया। अब बात आती है कि प्रोटीन बनाने वाले जो 22 अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या अंतर होता है एक दूसरे में। तो ऑब्वियसली ये जो बेसिक स्कैफोल्ड है या बेसिक जो कंपोनेंट है, इतना हिस्सा, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट proteogenic amino acids or biological amino acids which are forming proteins. I'm not talking about rest of the other amino acids which are present as a metabolite. उन सब में ये कॉमन पार्ट सेम है। यानी कि किसी भी अमीनो एसिड का आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखना है तो ये तीन चीजें आप जरूर लिखोगे। हाँ, एक बात और है यहाँ नोटिस करने की, कि कुछ जगह आपने देखा होगा कि अमीनो ग्रुप NH2 लिखा हुआ होता है, कभी कभी वो NH3+ हो जाता है, या फिर कार्बोक्सी ग्रुप कहीं कहीं COOH होता है, या फिर कहीं कहीं COO- हो जाता है। तो बेसिकली इन चीजों के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है, ये चीजें इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये COOH से CO- भी बन सकता है। कैसे? अपना एक प्रोटॉन लूज कर देगा, अगर यहां से एक प्रोटॉन निकल गया तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप COO- हो जाएगा, जैसा एसिटिक एसिड में होता है। एसिटिक एसिड कैन ब्रेक डाउन इनटू एसिटेट एंड H+ आयंस, वैसे ही ये ग्रुप भी ब्रेक डाउन हो सकता है। और अमीनो ग्रुप प्रोटॉन ले सकता है, इट कैन टेक प्रोटॉन एंड देन इट कैन टर्न इनटू NH3+। तो केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो एक एसिडिक ग्रुप है। एसिड मतलब ऐसी चीजें जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती हैं, जिनसे प्रोटॉन निकल सकता है। और ये एक बेसिक ग्रुप है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, राइट। तो कहने को वो अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन एक तरह से उनकी एसिडिक नेचर को देखा जाए, सो दे आर काइंड ऑफ हैविंग बोथ द काइंड ऑफ ग्रुप्स। उनमें एसिडिक ग्रुप भी है और basic group भी है। So somewhere you can say molecules can be called as amphoteric. So this is having an amphoteric nature, that means they have acidic as well as basic behavior. Moreover, जो साइड चेन है, ये साइड चेन जो है कई तरह की हो सकती है। छोटी साइड चेन, बड़ी साइड चेन, एसिडिक साइड चेन, हाइड्रोफोबिक साइड चेन, हाइड्रोफिलिक साइड चेन, एरोमेटिक साइड चेन, कई तरह की साइड चेन्स हो सकती हैं। और जो अमीनो एसिड्स का प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, जब आप इन 22 अमीनो एसिड्स की बात करते हो, अगर मैं कहूं कि इनको क्लासिफाई करना है अमीनो एसिड्स को, तो आप इस साइड चेन के नेचर को ही बेसिकली यूज करते हो क्लासिफिकेशन के लिए। सो व्हाट इज द फंडामेंटल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर साइड चेन्स। हालांकि और भी तरीके हैं क्लासिफाई करने के, जैसे कि असेंशियल, नॉन असेंशियल, कीटोजेनिक, या फिर मिक्सोजेनिक, या फिर ग्लूकोजेनिक। इनके फेट के बेसिस पर कि एक अमीनो एसिड डिग्रेड होगा तो क्या बनाएगा,
ह्यूमंस को किन अमीनो एसिड की जरूरत एक्सटर्नली पड़ती है और कौन से अमीनो एसिड हम खुद बना सकते हैं, उसके बेसिस पर हम असेंशियल और नॉन असेंशियल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन की बात है। हम क्लासिफिकेशन की स्कीम पर जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम याद करें कि ये 20 के 20 अमीनो एसिड्स जो है या 22 अमीनो एसिड जो है ये किस तरह से ग्रुप किए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखे जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और ऐड कर देना चाहूंगा मैं यहाँ पर। हर एक अमीनो एसिड का एक 3 लेटर कोड, एक 3 लेटर कोड होता है और एक सिंगल लेटर कोड भी होता है। अमीनो एसिड्स को पहचानने के लिए आपको उनका 3 लेटर कोड और सिंगल लेटर कोड लगभग सारे अमीनो एसिड्स के याद होने चाहिए, क्योंकि तभी आप आसानी से अमीनो एसिड्स को जान पाएंगे। तो 3 लेटर कोड तो काफी आसान है। जैसे ग्लाइसिन के लिए 3 लेटर कोड GLY है, ट्रिप्टोफैन के लिए 3 लेटर कोड TRP है। यानी कि अगर आपको नाम पता है तो 3 लेटर कोड से आसानी से आप नाम गेस कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आइसोल्यूसिन के लिए वो ILE है, ल्यूसिन के लिए LEU है। इस तरह से सारे अमीनो एसिड्स के लिए 3 लेटर कोड्स हैं। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स करते समय लोगों को ये रियलाइज हुआ कि एक अमीनो एसिड को 3 लेटर कोड से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कंप्यूटेशनली चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए मार्गरेट डेहॉफ, जो फादर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिनको कहा जा सकता है, उन्होंने हर एक अमीनो एसिड के लिए एक सिंगल लेटर कोड भी सजेस्ट किया। तो कुछ अमीनो एसिड्स के लिए तो सिंगल लेटर कोड उन अमीनो एसिड के पहले लेटर ही हैं। जैसे कि ग्लाइसिन के लिए सिंगल लेटर कोड G होता है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स के लिए वो सिंगल लेटर कोड अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि ट्रिप्टोफैन के लिए हम T यूज नहीं करेंगे, क्योंकि T पहले ही थ्रेओनिन के लिए असाइन हो चुका था। तो ट्रिप्टोफैन के लिए डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, लाइक ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफैन, तो W सेकेंड लेटर आता है प्रोनाउंसिएशन के दौरान, इसलिए हम W यूज करते हैं। ऐसे ही और भी कई सारे अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लूटामीन, GLN, इसको प्रोनाउंस किया जाता है क्विट, ग्लूटामीन की जगह क्यूटामीन। सो द वर्ड Q was preferred बिकॉज G तो ऑलरेडी ग्लाइसिन के लिए असाइन किया जा चुका है। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप हर एक सिंगल लेटर कोड याद कर सकते हैं। और ये सिंगल लेटर कोड आपको क्लासिफिकेशन में बहुत काम आते हैं। तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप सारे अमीनो एसिड्स के जो सिंगल लेटर कोड है उनको लगभग याद रखें। अभी हम रिवाइज भी कर लेंगे, अभी आइडिया हो जाएगा कि किस अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कोड क्या होता है। So let us get down to another very quick tip, that is about classification trick for amino acids. So I told you that amino acids can be classified on various grounds. They can be classified on the nature of their side chains. They can be classified on the basis of nutritional requirements or on the basis of what is their metabolic fate. But we generally talk mostly about नेचर ऑफ साइड चेन्स। क्यों नेचर ऑफ साइड चेन वाला ही क्लासिफिकेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड जो है उसके सेंटर में क्या है? अल्फा कार्बन। एक तरफ क्या है? अमीनो ग्रुप। और दूसरी तरफ क्या है? एसिड ग्रुप, राइट। बाकी बचे हुए हाइड्रोजन और साइड चेन। तो जब एक अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट होता है तो ये जो अमीनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, दे पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दे गेट जॉइंड विद ईच अदर। लाइक मेरी बॉडी को आप समझ लो कि मैं अमीनो एसिड हूं। मेरा जो ट्रंक है, मेरा जो सेंटर पार्ट है, दैट इज अल्फा कार्बन, और एक हाथ पर अमीनो लगा है, एक हाथ पर कार्बोक्सी लगा है। मेरा सर जो है वो हाइड्रोजन है और मेरे पैर जो है वो साइड चेन है। तो जब मैं प्रोटीन बनाऊंगा, आई विल होल्ड हैंड्स विद अनदर पर्सन। एक इधर मेरा हाथ पकड़े हुए होगा, एक इधर मेरा हाथ पकड़े हुए होगा। तो अब मेरे पैर बचते हैं जो फ्री होंगे। तो एक प्रोटीन का नेचर जो है वो जनरली साइड चेन डिसाइड करेंगी, ना कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप।
इसीलिए प्रोटीन के नेचर में इंपॉर्टेंस कौन रखता है? साइड चेन। दे डिक्टेट द नेचर ऑफ पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। इसीलिए हमेशा साइड चेन की बात की जाती है। अगर किसी प्रोटीन में लगातार ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी साइड चेन पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव प्रोटीन हो जाएगा, पॉजिटिव पेप्टाइड हो जाएगी। अगर कोई ऐसा पेप्टाइड है, ऐसा प्रोटीन है जिसमें हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स लगी हुई है, वो पूरी की पूरी पेप्टाइड हाइड्रोफोबिक हो जाएगी, एंड दैट विल डिसाइड इट्स फंक्शंस। तो साइड चेन के नेचर के बेसिस पर हम फंडामेंटली अमीनो एसिड्स को मैं कहूं तो डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर कैटेगरीज। ये कौन सी 3 मेजर कैटेगरीज है? एक कैटेगरी है ऐसी साइड चेन की जो हाइड्रोफोबिक है। ध्यान रखिए, साइड चेन हाइड्रोफोबिक हो जाने से अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड जब फ्री है तो उसके पास इधर अमीनो और इधर कार्बोक्सी है। अमीनो पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कार्बोक्सी पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। सो अमीनो एसिड कैन एक्वायर डिफरेंट चार्जेस। यहां पर पॉजिटिव चार्ज या जीरो चार्ज, यहां पर जीरो चार्ज या नेगेटिव चार्ज। So combination of this can give you either neutral or positive or negative charge to an amino acid, which is not being discussed here, जिसका हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये प्रोटीन का हिस्सा है तो ये तो ऑलरेडी एंगेज हो गए, फिर इन पर कोई चार्ज नहीं है। फिर जो चार्ज है वो मैटर करेगा साइड चेन का। तो प्रोटीन में अगर कोई अमीनो एसिड है तो उसका नेचर साइड चेन डिसाइड करती है, और अगर कोई अमीनो एसिड फ्री है तो उस पर पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी चार्ज हो सकता है। ओके, सो हियर वी हैव वन कैटेगरी ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स। ऐसी साइड चेन जिनमें एल्काइल ग्रुप्स ही प्रेजेंट हैं, उनमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो थोड़ा सा चार्ज या एब्सोल्यूट चार्ज रखता हो। दूसरी कैटेगरी आती है ऐसी साइड चेन्स की जो हाइड्रोफिलिक हो। अब हाइड्रोफिलिक कैटेगरी में भी एक सब कैटेगरी है। हाइड्रोफिलिक कैटेगरी के अंदर, यानी कि वाटर से अट्रैक्ट होने वाली साइड चेन या तो सिर्फ पोलर हो सकती हैं, लेकिन उन पर चार्ज नहीं होगा कोई। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे अभी। या फिर वो चार्ज हो सकती हैं, पूरी तरह एब्सोल्युटली चार्ज हो सकती हैं। तो पोलर का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल में केवल जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है पार्शियली, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट मूवमेंट नहीं होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास थोड़ा सा चार्ज कम हो जाता है और ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा चार्ज ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा मार्जिनली। दे डोंट हैव एब्सोल्यूट चार्ज। हम सिर्फ माइनस या प्लस कब लिखेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या एडिशन हो। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो किसी एंटिटी के पास तो नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा है, अभी भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अनचार्ज्ड बट पोलर। ये पोलर होते हैं, इनमें डाइपोल मोमेंट होता है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर अनचार्ज्ड। यानी कि कुछ अमीनो एसिड की साइड चेन होती हैं वो पोलर अनचार्ज्ड होती हैं, और कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनमें पूरा का पूरा चार्ज आ सकता है साइड चेन। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखिए, क्या इनको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको दे रहा हूं। इस चार्ट को समझ के आप इस आधे घंटे के वीडियो को देख के सारे अमीनो एसिड आपको याद हो जाएंगे, आपकी जबान पर होंगे कि कौन सा अमीनो एसिड किस कैटेगरी में आता है, किसकी साइड चेन कैसी होती है। तो यहां पर आपको क्या याद करना है? एक वर्ड याद करना है, गैवलिम पी। ये शब्द याद रखना है आपको, गैवलिम पी। ठीक है, और ये बेसिकली है हर एक अमीनो एसिड का एक शॉर्ट सिंगल लेटर कोड। G फॉर ग्लाइसिन, ध्यान से सुनना, A फॉर एलानिन, V फॉर वेलिन, L फॉर ल्यूसिन,
I for isoleucine, M for methionine and P for proline। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे अमीनो एसिड्स के ये जो गैवलिन पी वर्ड है, हर एक अमीनो एसिड का फर्स्ट लेटर जो है दैट हैज बीन यूज्ड हियर। कितने अमीनो एसिड हुए यहाँ पर? टोटल आते हैं 7 अमीनो एसिड। 7 अमीनो एसिड यहाँ हो गए, आपको याद हो गए। गैवलिन पी याद रखना है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन और प्रोलीन। ठीक है, ये 7 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि किसी प्रोटीन में ये सारे अमीनो एसिड एक साथ होंगे या इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी तो वो स्ट्रेच हाइड्रोफोबिक होगी। और हाइड्रोफोबिक प्रोटीन कहाँ मिलेंगे? या तो हाइड्रोफोबिक एरिया में मिलेंगे, कहीं छुपे हुए रहेंगे, प्रोटीन के कोर में होंगे, या फिर किसी मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक रीजन में होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। तो ऐसे सारे प्रोटीन्स में क्या होते हैं? ये वाले अमीनो एसिड्स होते हैं। आगे चलते हैं। पोलर अनचार्ज की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज याद रखनी है। आप याद रख लेना, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर साफ सफाई रहनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑन स्टेशन, QCSTN, ये एक छोटा सा ट्रिक है। QC स्टेशन और STN जो डिपिक्ट करता है 5 अमीनो एसिड्स को जिनकी साइड चेन अनचार्ज होती है। क्या नाम है इनके? इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां पर 2 नाम तो सीधे सीधे हैं, S फॉर सेरीन और T फॉर थ्रेओनिन, लेकिन एक और है सिस्टीन, C फॉर सिस्टीन, लेकिन बाकी जो है फर्स्ट लेटर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ग्लूटामीन को प्रोनाउंस किया जाता है क्यूटामीन, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर G ना रखकर Q रखा गया है। तो ये है ग्लूटामीन। और एस्पराजिन, क्योंकि ए पहले ही आ गया, एलानिन के लिए ए यूज कर लिया आपने, इसलिए इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस्पराजिन यहाँ है और ग्लूटामीन यहाँ है। हो गया याद? 5 अमीनो एसिड यहाँ आ गए आपके, 7 5 12 हो गए टोटल। अब बचते हैं चार्ज्ड। तो चार्ज्ड में देखो आपको क्या याद रखना है। आप SRK के फैन होंगे, शाहरुख खान के फैन होंगे, कुछ लोग HRK के भी फैन होंगे, ऋतिक रोशन के। तो HRK याद रख लो भाई, क्या दिक्कत है ना? फैन नहीं भी हो तब भी याद रख लो, दैट्स ओके। HRK, H फॉर हिस्टिडीन, R फॉर आर्जिनिन एंड K फॉर लाइसिन। ओके, तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये 3 अमीनो एसिड हैं जो जिनकी साइड चेन फिजियोलॉजिकल पीएच पर पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब थोड़ा सा अपने घर में अपनी दीदी को भी याद कर लो भाई, DE। और इससे आपको क्या याद हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन नेगेटिव होती हैं वो है ग्लूटामेट और एस्पर्टेट। लेट मी राइट एस्पर्टेट फर्स्ट। डी फॉर एस्पर्टेट, क्योंकि इसको प्रोनाउंस किया जाता है एस्पैराडिक एसिड, डी वर्ड यूज होता है वहां पर, डी लेटर यूज होता है प्रोनाउंसिएशन में। और इसके नेक्स्ट आता है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामेट और एस्पर्टेट, ग्लूटामिक एसिड और एस्पैरेटिक एसिड, ये होते हैं नेगेटिव साइड चेन वाले। इनमें COOH ग्रुप होता है जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर COO माइनस हो जाता है, जबकि इनमें अमीनो ग्रुप रहता है जो फिजियोलॉजिकल पीएच पर NH3 प्लस बन जाता है। इसलिए इनकी साइड चेन पॉजिटिव और इनकी साइड चेन नेगेटिव होती। ये हो गए 5 और अमीनो एसिड, यानी कि आपके अब टोटल हो जाते हैं 7 5 12, 12 और 5 27 17 अमीनो एसिड, राइट? तो टोटल 17 अमीनो एसिड हो गए हमारे पास। अभी 3 बचते हैं 20 पूरा करने के लिए, क्योंकि 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड कोडॉन्स को यूज करके ट्रांसलेशन के दौरान इनकॉर्पोरेट होते हैं, और ज्यादातर प्रोटीन केमिस्ट्री इन्हीं 20 अमीनो एसिड पर बेस्ड होती है। तो वो जो 3 बचे वो कौन से हैं? उनको हमने इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? वो कैटेगरी है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की, एरोमेटिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स की। क्यों उनको यहां नहीं प्लेस किया? क्या वो हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं? क्या वो हाइड्रोफोबिक नहीं होते हैं? हो सकते हैं। उनकी साइड चेन को आप हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफोबिक इंडेक्स के बेसिस पर यू कैन आइदर कीप हियर और यू कैन कीप हियर।
लेकिन जो एरोमेटिसिटी है वो अपने आप में एक यूनिक फीचर है। आपने बेंजीन के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसमें देखो डबल बॉन्ड में ऐसे भी बना सकता हूं और डबल बॉन्ड में इस पोजीशन के बजाय इधर भी लगा सकता हूं, यानी कि ऑल्टरनेट करते रहते हैं डबल बॉन्ड, और इनका एक रेजोनेंस इक्विवेलेंट बनता है जिसमें ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। तो जब डबल बॉन्ड एक जगह नहीं है, जब ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इन सारे कार्बन्स की पोलैरिटी जो है वो भी वेरी कर रही होगी। ये किसी एक फिक्स पोजीशन पर ना तो हाइड्रोफोबिसिटी शो करते हैं ना हाइड्रोफिलिसिटी शो करते हैं, ना तो ये हाइड्रोफोबिक कहे जा सकते हैं ना हाइड्रोफोबिक कहे जा सकते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट कीप दीज साइड चेन्स इधर हेयर और इधर हेयर। ना तो आप इनको हाइड्रोफिलिक नेचर मान सकते हो एब्सोल्युटली, ना हाइड्रोफोबिक। इनफैक्ट अगर आप लॉजिकली सोचो, प्रोटीन्स में दे शो बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। दे शो काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर characteristics of hydrophilic groups. At the same time they also show kind of hydrophobic interactions. तो इसलिए ना तो हम उन्हें यहां कंसिडर करेंगे ना यहां कंसिडर करेंगे, बल्कि उन्हें हम एक सेपरेट कैटेगरी में स्टडी करते हैं, सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। और इसके लिए आपको क्या याद रखना है? एक शब्द याद रखना है, वाइफ, नॉट WIFE but WYF, right? So WYF, that represents 3 amino acids with the aromatic side chain, और W है ट्रिप्टोफैन के लिए, Y है टायरोसिन के लिए, क्योंकि T पहले ले चुके थे हम थ्रेओनीन के लिए, तो Y बचता है, और F है फिनाइल एलानिन के लिए। तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, ये 3 अमीनो एसिड हैं जो एरोमेटिक साइड चेन रखते हैं। अब इन सब अमीनो एसिड की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जहां एक साथ प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन की स्ट्रेच हाइड्रोफोबिक बन जाएगी। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की अपनी एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि इनमें डबल बॉन्ड होने की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, इसीलिए प्रोटीन का लैम्डा मैक्स जो होता है वो 280 नैनोमीटर यानी कि यूवी रीजन में होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ दीज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, राइट? देन पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स, इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स के अंदर। इनके अंदर पोलैरिटी होती है, सो दे कैन अट्रैक्ट मेनी मोर फंक्शनल ग्रुप्स। ये अमीनो एसिड्स इजीली मॉडिफाई हो सकते हैं। आपने सिग्नलिंग में पढ़ा होगा, प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, तो प्रोटीन के ज्यादातर मॉडिफिकेशंस जो हैं वो यही होते हैं। सेरीन, थ्रेओनीन आर वेल नोन फॉर द फॉस्फोराइलेशन, एंड मेनी अदर प्रोटीन्स लाइक एन ग्लाइकोसाइलेशन के लिए नोन है, STB ग्लाइकोसाइलेशन के लिए नोन है। तो प्रोटीन्स में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो इन अमीनो एसिड्स पर होते हैं। चार्ज्ड अमीनो एसिड की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर किसी जगह नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड की स्ट्रेच है तो वो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, दे इंटरेक्ट विद DNA, यानी कि उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है उनकी साइड चेन कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड देयरफॉर दे कैन इंटरेक्ट विद नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल लाइक DNA. So every amino acid has its relevance in protein. प्रोटीन में इनकी अपनी एक रेलेवेंस होती है। तो ये ट्रिक्स आपको समझ आई? आपको समझ आया कि कैसे आप 20 के 20 अमीनो एसिड को याद रख सकते हो। थोड़ी सी बात याद रखनी है, गैवलिन P वर्ड याद रखना है हाइड्रोफोबिक के लिए, आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑन स्टेशन याद रखना है, HRK ऋतिक रोशन का नाम याद रखना है, HRK का शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, पॉजिटिव दीदी को याद कर लेना है अपनी D, दैट इज negatively charged amino acids, and wife, that is WYF, you can remember it for hydrophobic amino acids. Is that okay? क्या ये ट्रिक्स आपके काम आई? कुछ और एक छोटी छोटी बातें बता देता हूं इससे पहले कि वीडियो हम खत्म करें। आप गेस भी कर सकते हो, मुझे जल्दी से बताइए कि स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। और ये अमीनो एसिड क्योंकि इसकी साइड चेन में हाइड्रोजन होता है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। बाकी सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। सबसे बड़ा अमीनो एसिड कौन सा है? लार्जेस्ट अमीनो एसिड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इन टर्म्स ऑफ साइज, ट्रिप्टोफैन। मोस्ट हाइड्रोफोबिक कौन सा है?
अब हाइड्रोफोबिक है तो गैवलिन पी में से ही कोई सा होगा, तो जिसकी साइड चेन सबसे बड़ी होगी। उसमें आते हैं आपके ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। सो ड्यू टू ब्रांचिंग, आइसोल्यूसीन ILE और I दैट बिकम्स मोस्ट हाइड्रोफोबिक। सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक कौन सा है? हाइड्रोफिलिक इंडेक्स सबसे ज्यादा किसकी होती है? मोस्ट हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, दैट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक है। मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड कौन सा है? सबसे ज्यादा मिलने वाला, प्रोटीन्स में मिलने वाला, दैट इज ल्यूसीन, राइट। रेयर अमीनो एसिड्स में ट्रिप्टोफैन होता है। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने वाले, यूवी एब्जॉर्बिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं? मैंने आपको बताया एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, WYF। असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? असेंशियल का मतलब होता है वो अमीनो एसिड्स जो हमें अपनी डाइट में लेने होते हैं। ह्यूमन की बात कर रहे हैं या मैमल्स की बात कर रहे हैं, हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो असेंशियल को याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी होगी, वो भी मैं यहां बताना चाहूंगा। इसी सिंगल लेटर कोड पर बेस्ड है। सो सबसे पहले आप मिल्क लीजिए, अपना होमवर्क कीजिए उसके बाद, और फिर आपके पास टाइम है तो आप एंजॉय कर लीजिए, FTV देख लीजिए, फैशन टीवी देख लीजिए। ये कोई सजेशन नहीं है, एक तरीका है याद करने का, ट्रिक है। ऐसा करना है ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, और ब्रैकेट में वाई, दैट इज टायरोसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन एंड वैलिन, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हमारे लिए डाइट में लेना जरूरी है, क्योंकि हम इन्हें नहीं बना सकते। इसमें आप याद रखना, ये तीनों तो आ ही रहे ना, WYF, W आ रहा है, Y आ रहा है, और F आ रहा है। एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाने का पाथवे हमारी बॉडी में होता ही नहीं है, तो वो तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते। वो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा शिकिमिक एसिड पाथवे, वो एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाने का एक इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको मदद करेगी ये याद रखने के लिए कि कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो असेंशियल होते हैं ह्यूमंस में। प्लांट्स के लिए कुछ असेंशियल नहीं है, प्लांट सारे बना सकते हैं, और बाकी जो बचे वो नॉन असेंशियल है। इसी तरह से कुछ अमीनो एसिड ब्रेकडाउन के बाद कीटोन बॉडीज बनाते हैं, एसिटो एसिटेट, एसिटिक एसिड बना सकते हैं। और ऐसे प्योर कीटोजेनिक दो ही अमीनो एसिड हैं, दे आर ल्यूसीन, दैट मीन्स L, और दूसरा लाइसीन, दैट इज K। तो एल के अडवाणी को याद कर लीजिए, या कोई आपका फ्रेंड हो LK, उसका नाम याद कर लीजिए। दे आर प्योर कीटोजेनिक अमीनो एसिड। बाकी जो बचते हैं वो या तो ग्लूकोजेनिक है या मिक्सोजेनिक है। तो सिंगल लेटर कोड में इतनी सारी ट्रिक्स छुपी हुई हैं। अगर आपको सारे अमीनो एसिड्स के सिंगल लेटर कोड पता है, और आप उनसे जो भी चाहें, मैंने जो बताए तरीके, आप उनके अलग भी जा सकते हैं। इट इज ओके इफ यू कीप द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के नाम के थ्रू याद कर लीजिए, या किसी और वे में याद कर सकते हैं। बट दीज सिंगल लेटर कोड्स might help you a lot to remember the concepts of amino acids. I'll be back with more such interesting things in few more 30-minute session. Thank you for watching.